नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विक्रम सिंह, साइंस फैकल्टी ऑफ प्रयास एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर इशार भर्ती में अपनी परंपराओं को निभाते हुए प्रयास एकेडमी ने रचा इतिहास। 45 प्लस क्वेश्चन, जी हाँ 45 प्लस क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड पर करवाए हुए बच्चों को मिले पेपर में। बच्चों की जो तैयारी थी, जिस हिसाब से हमने नियम से तैयारी करवाई थी कि हमें किस तरीके से टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करना है, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि एक ये चीज़ थी, बच्चों को घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए थे, जिनसे जिन बच्चों ने रट्टा मारा है उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, और जो बच्चे रेगुलर टीचर के गाइडेंस में एक्सपीरियंस टीम से जुड़ के प्रयास एकेडमी में जिन बच्चों ने तैयारी की, उनकी तैयारी की आपको अलग झलक मिली होगी, अगर वहाँ भी आप पेपर देने के लिए या बच्चों के साथ कहीं गए हुए थे तो दोस्तों साइंस के जो अपने क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन थे 20। जी हाँ, अब की बार एक चीज़ और देखने को मिली अपने को कि साइंस के 20 क्वेश्चन जो थे वो पेपर में थे भी। जीके के 10 क्वेश्चन थे, मैथ के 15 और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन। अपने टोटल ओवरऑल हम बात करें तो 45 प्लस क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर करवाए हुए मिले। साइंस के 20 क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ लेके आया हूँ। साथ में जो बच्चे अपने पास पढ़ रहे थे वो अगर देखना चाहे उन क्वेश्चन को, तो मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा, टॉपिक में कहाँ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि हमने ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं, हमने एक लेवल को ध्यान में रखे। मात्र 25 पेज में हमने इस सिलेबस को कवर किया था। जी हाँ, कॉपी के आपके मात्र 25 पेज भरे, और उन्हीं 25 पेज में से आपको 20 क्वेश्चन मिले। 20 क्वेश्चन, यूनिट के क्वेश्चन एक पेज से, 5 के 5 क्वेश्चन जो है वो एक पेज से आपको मिले। और इस तरीके से जो टोटल क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन यूनिट के, और टोटल 20 क्वेश्चन जो थे वो 20 के 20 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर से मिले। एक एक क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने वो है, यदि शरीर का संवेग को 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी। न जाने कितने क्वेश्चन की दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की थी। इसके लिए क्या होता है, गतिज ऊर्जा का एक तो फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है प्यारे बच्चों आपका 1/2 mv²। इसी फार्मूले से हमने टोटल यहाँ कॉपी में आपके 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी। 9 क्वेश्चन में क्या था कि हमें देखना है चेंज किस चीज में कर रहा है। चेंज कर रहा है वेग में, वेलोसिटी चेंज हो रही है। जो v है वो इसने क्या बोल दिया क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि v को मैं कर रहा हूं 2v, v को कर दिया है 2v, तो हम वैल्यू रख देंगे फार्मूले में। अभी जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mv²। ये है तब जब हम कोई चेंज नहीं कर रहे। चेंज करने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में v की जगह रख देंगे 1/2 m, v का स्क्वायर करेंगे, v की जगह क्या रखा जाएगा 2v, क्योंकि वेग को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों 2 गुना कर रहा है। यहां देखेंगे 1/2 और m, v का स्क्वायर v² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। पहले अपनी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अब ये कितने गुना हो गई है, 4 गुना। तो ये क्वेश्चन था एक। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या है। प्यारे बच्चों, मैंने लंबाई की 3 यूनिट जो है वो एक साथ करवाने की कोशिश की। 3 यूनिट थी अपनी, कि अगर इन 3 यूनिट को, यूनिट का हमने अलग से पढ़ा था टॉपिक, एक पेज था जो अपना यूनिट। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन के बाद है लेंथ यानी कि लंबाई, और डिस्टेंस यानी कि दूरी। इन तीनों की जो एसआई यूनिट प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई थी वो थी मीटर। तीनों की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर थी भी। ठीक है, तो एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा है, इन तीनों में से आपको पूछा है लंबाई का, मैंने आपको तीनों नोट करवाई थी भाई। इसके बाद किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है। इस टाइप के हमने सारे क्वेश्चन किए थे। ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, यूनिट से निकाले जाते हैं। जैसे एक हमने एम्पियर वाला भी किया था कि एम्पियर सेकंड। मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बताए थे भी, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो ये था एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, एक क्वेश्चन था अपना किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है। तो एम्पियर सेकंड में हमने क्या बताया था आपको, पहले मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, फिर 2 को पढ़ेंगे भी।
क्वेश्चन नंबर 1 में था एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एम्पियर किसकी यूनिट है। एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि विद्युत धारा की। विद्युत धारा की जो यूनिट होगी वो उसके फार्मूले से हमने बनानी सीखी थी मेरे बच्चों। इसकी यूनिट थी कि कितना टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में है। चार्ज अपॉन टाइम से ये हमने करने किया था। चार्ज की यूनिट क्या है, तो चार्ज की यूनिट है कूलम्ब पर समय की सेकंड, किसके इक्वल है, एम्पियर के। चार्ज पर कूलम्ब पर सेकंड को ही एम्पियर कह रहे थे। यहां से सेकंड जो डिवाइड में है उसको यहां से उठा के इसके साथ ले आए। आपने बताया सर ये तो कूलम्ब के बराबर हो गया। कूलम्ब जो यूनिट है वो चार्ज की है, तो एम्पियर सेकंड भी अगर आपसे पूछ रहा है तो ये यूनिट भी किसकी होगी, चार्ज की होगी प्यारे बच्चों। इसी तरीके से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, पावर के फार्मूले से हमने ये सीखा था। पावर का फार्मूला क्या था, पावर बराबर शक्ति बराबर होगा कितना काम किया, कार्य कितने समय में किया। यूनिट टाइम में किए गए काम को ही तो पावर बोल रहे थे हम, शक्ति बोल रहे थे। कार्य की यूनिट क्या होगी, तो कार्य की यूनिट है जूल। समय की यूनिट क्या होगी, समय की यूनिट होगी सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम वाट बोल रहे थे। ये अगर बड़ी यूनिट में लेके चले हम तो इसको हम किलोवाट भी बोल सकते हैं। एक ही बात है भी, किलोवाट में और वाट में ये फर्क है कि 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 यानी कि 1000 वाट होता है। किलो का मतलब ही जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था 1000 है, कि किलोग्राम 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर, किलोवाट 1000 वाट। यहां से हो जाएगा अपना जूल इक्वल टू किलोवाट और सेकंड। किलोवाट सेकंड किसका है, किलोवाट मिनट मिल सकता है, मैंने आपको बताया था। किलोवाट घंटा आपको मिल सकता है। इसी तरीके से ये हो गया किसके बराबर, जूल के। तो जूल किसकी यूनिट है, उसी की यूनिट किलोवाट घंटा होगी। जूल है सर कार्य की, वर्क की एंड एनर्जी की, ऊर्जा की। तो जूल पर सेकंड या वाट तो यूनिट है शक्ति की, और किलोवाट घंटा जो यूनिट है वो किसकी है, कार्य की और ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन था अपना, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी क्या है। न जाने कितनी बार आपने इस क्वेश्चन के लिए अपने टेस्टों में, डेली जो 50 टेस्ट हो रहे थे आपके, 50 टेस्ट का टारगेट था अपना, उन टेस्ट में कितनी बार ये आपको क्वेश्चन मिला है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। पेसमेकर किससे संबंधित है, सेम वही बात, पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय से। टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट्स में आपके हर क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरीके से लाख का उत्पादन किससे होता है। यहां एक आपके लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। बाकी टेस्ट में भी, नोट्स में भी है। यहां कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने टेस्ट में पूछा गया था, लास्ट टेस्ट में, निम्न में से कीट उत्पाद कौन सा है, कीट उत्पाद कौन सा है। तो कीट उत्पाद में यहां आपको ऑप्शन थे, लास्ट टेस्ट जो था आपका क्लास टेस्ट, उसके अंदर था रेशम, शहद, ऑप्शन सी लाख, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहां हमें करना था भाई उपरोक्त सभी, कि कीट उत्पाद तो रेशम का कीट है, रेशम का कीट है, शहद, इसके बाद लाख का कीट है। तो ये तीनों कीट उत्पाद हैं। तो यहां हम कहेंगे उपरोक्त सभी कीट उत्पाद हैं भाई। तो यहीं से ये क्वेश्चन था आपका कि कौन सा कीट उत्पाद है। तो यहां लाख के बारे में पूछ रखा था कि लाख किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर था, कीट भाई। ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। दोनों ग्रहण हमने पढ़े थे, और पिछले जो ब्रेली सेंटर का पेपर था वहां भी ग्रहण से क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके अलावा राजरीफ सेंटर में भी ग्रहण का क्वेश्चन पूछा गया है, रोहतक भर्ती में भी, इसके अलावा पिछली हिसार भर्ती में यहाँ चांद का परिक्रमण काल पूछा गया था। तो मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में अलग से खास तौर पे बताया था कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट है, लगातार भर्तियों में पूछा जा रहा है भी। तो यहाँ क्या था अपना कि ग्रहण किस घटना के कारण होता है। ग्रहण को हमने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों को समझा था, और ये जो था ये विवर्तन के कारण था। विद डायग्राम हमने इस क्वेश्चन को किया था कि विवर्तन के कारण यहाँ हम क्या कर रहे थे, प्रकाश किरण का विश्लेषण, प्रकाश किरण का विश्लेषण, प्रकाश किरण के विश्लेषण के द्वारा जो है वो ग्रहण होता है। ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होगा, सूर्य ग्रहण कैसे होगा। और आपके पेपर में इस बार भी ग्रहण से आपके कितने क्वेश्चन हैं, तो ग्रहण से हैं 1 और 1 ही क्वेश्चन है। एक पूछ रखा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो हमने यहां तीनों तरीकों से किया था कि 8 मिनट 20 सेकंड, या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट पूछेगा तो 500 सेकंड भी पूछ सकता है, क्योंकि 500 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वही 8 मिनट 20 सेकंड आएगा भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने कि कौन सा कठोरतम पदार्थ है। हीरा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप में हमने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, चारकोल सबके बारे में पढ़ा था। और यहाँ पढ़ा था हमने कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ये भी पढ़ा था कि हीरा जो है उससे वो कुचालक क्यों है, जबकि ग्रेफाइट सुचालक क्यों है। उसी टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। कोका कोला में कौन सा पदार्थ के कारण स्वाद खट्टा होता है। तो कोका कोला का स्वाद खट्टा पेय पदार्थ का हमने पढ़ा था कि पेय पदार्थ का जो स्वाद है वो खट्टा किसके कारण होता है, पेय पदार्थ। तो यहाँ कोका कोला जो है, कोका कोला का खट्टा होने का कारण है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो है उसी के कारण जो है वो कोका कोला खट्टा होता है। संगमरमर का रूपांतरण क्या है। इसको बड़ी आसान भाषा में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था कि संगमरमर का रूपांतरण क्या है। बिल्कुल बेसिक बात थी कि ये जो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है मेरे बच्चों ये है चूना। चूना वो जो हम घर की लिपाई के लिए लेके आए हैं और अभी तक कट्टे में है। जब तक कट्टे के अंदर है फार्मूला है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर हम कट्टे से इसको निकाला और इसके अंदर हमने डाला पानी H2O। पानी डालते ही ये बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी चूना है, लेकिन ये भुजा हुआ चूना है। फिर इसको हमने दीवारों पे लिपा और दीवारों पे लिपते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, पानी इससे अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O इससे उड़ चुका है और ये हो गया है संगमरमर, संगमरमर या चौक। संगमरमर या चौक जो है इसको फिर हम हीट देंगे। हीट देने के बाद संगमरमर या चौक जो है ये वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इससे वापस निकल रहा है। तो ये क्या है, ये चूना है। चूना आपका इसका सही आंसर था जो चूना करके आया है बच्चा। वैसे ये रिएक्शन हमने पढ़ी है भाई। नेक्स्ट है कैल्शियम वाले टॉपिक में थी ये, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो एक एक एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ कैल्शियम के टॉपिक में हमने इस इक्वेशन को आपको करवाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो यूनिवर्सल रिसीवर पूछा है, ग्राही पूछा है। तो ग्राही आपको पता है AB है और डोनर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के टॉपिक में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था भाई। इसके बाद पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, पौधों का रसोई घर, क्लोरोफिल, सेल,
प्लांट किंगडम, ये पूरी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ बहुत बार, न जाने कितने टेस्ट में कितने बार, क्लास में कितनी बार इस क्वेश्चन का डिस्कस हुआ था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में, तो ट्यूबलाइट में नोबल गैसेज है। नोबल गैस कौन सी है भाई? यहाँ ऑक्सीजन है, ऑप्शन में आपके नहीं है नोबल गैस। बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, नहीं है। सी नियोन नोबल गैस है भाई। नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। तो यहाँ नियोन जो था वो आपका, अगर हीलियम होता तो हीलियम लिखते, आर्गन होता तो आर्गन लिखते। नियोन है तो यहाँ तीसरी नोबल गैस। 6 नोबल गैसें थी, विलियम रैमसे ने इनकी खोज की थी। हमने 6 की 6 पढ़ी थी कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है और लास्ट क्या थी आपकी? रेडोन थी। यहाँ अगर हीलियम होता तो आंसर हीलियम, नियोन है तो नियोन, आर्गन होता तो आर्गन। किसी संख्या का एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? परमाणु क्रमांक किसके बराबर है? तो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या क्यों होगी। प्रोटॉनों की संख्या को ही एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। मास नंबर भी हमने पढ़ा था। मास नंबर क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या था भाई? तो एटॉमिक नंबर था आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कह रहे थे। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर था। इसके बाद हमने आइसोटोप और आइसोबार भी यहाँ पढ़ा था भाई। तो ये एटम वाले टॉपिक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, अब चेक कर लेना भी कॉपी में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो हमने वायुमंडल में भी नाइट्रोजन को पढ़ा था, ह्यूमन बॉडी में भी नाइट्रोजन को पढ़ा था, यूरिया में भी नाइट्रोजन को पढ़ा था। वहाँ हमने पढ़ा कि वायुमंडल में 4 गैसें हैं, जहाँ नाइट्रोजन जो है वो आपका 78, फिर उसके बाद ऑक्सीजन जिसकी मात्रा है भाई 21, इसके बाद आर्गन है, आर्गन आपकी है 0.93%, और चौथा हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों CO2 0.03%। तो ये 4 थे वायुमंडल के। इसके अलावा ऑक्सीजन का हमने पढ़ा था कि धरती की ऊपरी परत पे 46.6% ऑक्सीजन है भाई, ये धरती की ऊपरी परत पे पढ़ा था। इसके बाद है दूध से क्रीम को अलग करना। तो दूध से क्रीम को अलग करना यहाँ हमने पढ़ा था भाई अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल जो है जिसके कारण दूध से क्रीम को अलग किया जाता है भी। तो ये प्यारे बच्चों आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे, और 20 क्वेश्चन जो है अब की बार पूछे गए हैं साइंस के, यानी कि साइंस का रोल जो है वो थोड़ा सा आपके पेपर में बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास एकेडमी जो है वो आपके साथ है। और जो बच्चे आगे की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा गाइड करूं कि एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़े, जो लंबे टाइम से डिफेंस को टीच कर रहे हैं, जिनको ज्ञान है। क्योंकि आर्मी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जितना ज़रूरी आपके लिए ये हो जाता है क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों क्या क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि 45 प्लस क्वेश्चन एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। अगर आपका 100 नंबर का फिजिकल है और 45 प्लस या 45 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई। ठीक है, 88 नंबर है आपके फिजिकल में, तो भी 45 प्लस क्वेश्चन बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। आप 90 प्लस नंबर पेपर में लेके आ रहे हो तो वहाँ आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लगातार अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए हमने बच्चों को इसी तरीके से तैयार किया है। टॉप रिजल्ट, टॉप पढ़ाई, एक रूटीन से क्लासेस और एक रूटीन से सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करवाई जा रही है। तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 16 अक्टूबर आर्मी अग्निवीर का एग्जाम था, जिसके अंदर बच्चों ने जीत और मेहनत भी की है। उसके बाद एग्जाम भी दिया है। कुछ बच्चों के हौसले पस्त भी हुए हैं, कुछ बच्चे बड़े खुश आए भी हैं। सबसे पहले तो उनको बधाइयां देना चाहता हूं जो बच्चे अपना सिलेक्शन श्योर मान रहे हैं, और दूसरी बात उन बच्चों को हौसला देना चाहता हूं जो अपने को वीकनेस में फील कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मौका आगे भी मिलना है आपको। जैसा कि दोस्तों देखिए, मैं आपके साथ आज जीडी और ट्रेडमैन दोनों एग्जाम जो हुए हैं हमारे अग्निवीर के, उनके जीके के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, और जिनके अंदर प्रयास एकेडमी के अंदर जो सिलेबस पढ़ाया गया था उसके अंदर ट्रेडमैन के अंदर 14 क्वेश्चन आए थे 15 क्वेश्चन में से, जीडी के अंदर 14 क्वेश्चन आए थे 15 क्वेश्चन में से। और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं
ऑल इंडिया में ही 14 क्वेश्चन आए मिलेंगे जीडी में। कारण है उसका ईरान और जो कतर कुवैत का जो आक्रमण था, वो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है, वो किसी के द्वारा नहीं करवाया गया है। और यही आर्मी का रूल भी है कि भी एक क्वेश्चन बाहर से हमेशा रहता है। समझते हैं ना मित्रों आप? ट्रेडमैन के अंदर एक क्वेश्चन बाहर से था और इसी तरह एक जीडी के अंदर, लेकिन जीडी के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो 15वां क्वेश्चन सभी के लिए बाहर से था। और प्रयास एकेडमी में टोटल 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन, क्या दोस्तों, 48 क्वेश्चन हमारी नोटबुक के अंदर से आए हुए थे। आप विश्वास कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, आगे के लिए अपने सगे संबंधियों को यह विश्वास दिला सकते हैं, और चाहे तो आप पेपर और बच्चों की नोटबुक को मिला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए कल वाला जो टेस्ट हुआ है उसके सॉल्यूशन के साथ चलते हैं, अपन उसको आगे लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए हैं, कुछ क्वेश्चन कलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि आप सभी को पता है इसके अंदर एग्जाम बाहर नहीं आया था। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो देखिए दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, और इसके अंदर आप सभी को लगभग पता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड का, जिसको हम लगभग में 500 सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 500 सेकंड। साथ के साथ देखिए बच्चों, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है। क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10 की शक्ति 5 किलोमीटर पर सेकंड, और जिसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? 3 × 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अभयारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा अभयारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कौन सा अभयारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर ऑप्शन आए हुए थे हमारे, काजीरंगा, क्या ऑप्शन आया हुआ था? काजीरंगा, गिर, कान्हा, पेरियार। क्या क्या ऑप्शन आए हुए थे? काजीरंगा, गिर, कान्हा, पेरियार। क्या क्या ऑप्शन आए हुए थे? काजीरंगा, गिर, कान्हा, पेरियार। तो काजीरंगा जो असम में है नेशनल पार्क, यही गेंडों के लिए सुरक्षित है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है वो गेंडों के लिए सुरक्षित है, और गिर जो गुजरात के अंदर है वो हमारा एशियाई शेरों के लिए सुरक्षित है। किसके लिए सुरक्षित है? शेरों के लिए। और कान्हा जो हमारा एमपी के अंदर है, कान्हा कहाँ है? एमपी के अंदर है, जो बाघों के लिए सुरक्षित है। किसके लिए सुरक्षित है? बाघों के लिए। पेरियार जो हमारा केरल के अंदर है, पेरियार नेशनल पार्क जो हमारा केरल के अंदर है, वो हाथियों के लिए सुरक्षित है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, कौन सा अभयारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभयारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन इसके अंदर दोस्तों साइंस से संबंधित आया हुआ था। एक क्वेश्चन इनके अंदर साइंस से संबंधित आया हुआ था। एक क्वेश्चन क्या था इनके अंदर? साइंस से संबंधित आया हुआ था। और जो साइंस से संबंधित आया क्वेश्चन था वो था भाई, पेस मेकर किससे संबंधित है? आप सभी को साइंस में पढ़ा भी होगा, और हमारे जो साइंस वाले सर हैं प्रयास एकेडमी में, विक्रम सर, उन्होंने ये अच्छे बखूबी तरीके से बताया भी है कि पेस मेकर जो है वो हृदय से संबंधित है, और वो नोटबुक में भी आपको मिलेगा।
उससे अगला क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदी है, इसके बारे में देखिए एक बार। गंगा नदी की सहायक नदी है, और ऑप्शन है हमारे यमुना, दूसरा ऑप्शन है घाघरा और गोमती, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्लियर है दोस्तों? चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? उपरोक्त सभी। और इसके अंदर ऑप्शन क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि हमें पता है यमुना, घाघरा और गोमती तीनों नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। डिस्टरबेंस के लिए क्षमा करें दोस्तों। इसके अंदर देखिए यमुना, घाघरा और गोमती, क्योंकि हम जानते हैं उत्तर दिशा से जो गिरने वाली इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की, वो क्या हैं? गंडक, गोमती, घाघरा और कोसी, ये चारों नदियां उत्तर दिशा की तरफ से। गंगा की सहायक नदी क्या रहेंगी? उपरोक्त सभी रहेंगी, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ से गिरने वाली नदियां कौन सी है? गंडक, गोमती, घाघरा और कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। और जो दक्षिण दिशा से इसके अंदर गिरती हैं, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन, टोंस, ये सारी की सारी नदियां इसके अंदर गिरती हैं। अतः इनके अंदर से अगर देखेंगे यमुना, घाघरा, गोमती तीनों की तीनों नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं, इसीलिए इसका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो है वो कब शुरू हुआ था? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो मैं बता देता हूं आपको। अर्जुन पुरस्कार जो है विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। और इसी के साथ मैं आपका थोड़ा ध्यान खींचना चाहूंगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की तरफ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिनकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, और जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसी के साथ मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जो गुरुओं के लिए यानी कि कोचों के लिए दिया जाता है, और जिसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा समुद्र तल से। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र तल होता क्या है? देखिए बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो हमारी नोटबुक के अंदर बिल्कुल यूनिक था, जो हमारे द्वारा करवाया गया था और बच्चों के पेपर में आया हुआ था। देखिए पृथ्वी पर जितना भी कोई सतह मापा जाता है, या कोई ऊंचाई मापी जाती है, या कोई गहराई मापी जाती है, उसके लिए एक लेवल, एक आधार बनाया गया है, और वो आधार बनाया गया है समुद्र तल। क्या बनाया गया है? समुद्र तल। समुद्र तल का मतलब है दोस्तों, महासागरों के अंदर जो पानी की ऊपरी सतह है उसको क्या बोलते हैं? समुद्र तल बोलते हैं। और समुद्र तल का प्रयोग हम या तो ऊंचाई मापने के लिए करते हैं या गहराई मापने के लिए। अतः इस प्रश्न के अंदर लंबवत ऊंचाई बोला गया है, यानी कि लंबवत दूरी बोला गया है। इसका अर्थ क्या है? वो ऊंचाई की बात कर रहा है। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या बात कर रहा है? ऊंचाई की। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है वो खेती बाड़ी के क्षेत्र से संबंधित है, फसलों से संबंधित है। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका से शुरू हुई थी। भाई, हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका से शुरू हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। कृषि के अंदर उत्कृष्ट कार्य किए गए थे इसके द्वारा। इसके बाद देखिए भाई, भारत के अंदर इसकी शुरुआत 1966 में हुई। भाई, कब हुई? 1966 में, और शुरुआत हुई थी पंतनगर विश्वविद्यालय से। कहां से? पंतनगर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड से। कोई समस्या? क्लियर है? इसके बाद देखिए अपना अगला क्वेश्चन है अकबर के राज्य में टोडरमल। अरे वाह, अकबर के राज्य में टोडरमल किस पद पर था?
वित्त मंत्री तो वर्तमान के ही बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं अकबर के वित्त मंत्री का नाम। तो देखिए अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के क्या थे भाई? 9 रत्न थे, जिसको हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। कितने रत्न भाई? 9 रत्न, जिसके अंदर क्या क्या थे? टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्बुल फजल, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 इसके नवरत्न थे, जिसके अंदर टोडरमल के बारे में हमसे पूछा गया है। और जो टोडरमल है, उस टोडरमल का जो विभाग था वो क्या था भाई? वित्त मंत्रालय, यानी कि वित्त मंत्री थे अकबर के। कौन है? टोडरमल। क्लियर है बात? टोडरमल क्या कौन थे भाई? इसके अकबर के वित्त मंत्री थे। इसके बाद दोस्तों जो एक क्वेश्चन का हम जिक्र कर रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया? और उसका हमारा आंसर क्या रहेगा? 1990 में भाई। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, ताशकंद का समझौता कब हुआ? जो ताशकंद का समझौता है, ताशकंद का समझौता बहुत ही फेमस समझौता है भाई। और फेमस क्यों है? ये इसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जिस समय भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ था, भारत पाक 1965 का जो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने लाहौर की चौकी पर तिरंगा फहरा दिया था। क्या कर दिया था? तिरंगा फहरा दिया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा एक निडर, एक बिना झिझक, बिना डरे काम करने वाले प्रधानमंत्री थे भारत के। जो दूसरे प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उसमें प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के साथ उस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होने थे। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और उसी ताशकंद समझौते के दौरान, उसी ताशकंद समझौते के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ये इसलिए प्रसिद्ध है। और भारत के प्रधानमंत्री जो वो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और ताशकंद के अंदर ही उनकी वहां से डेड बॉडी भारत आई थी। इसीलिए ये समझौता बहुत मुख्य है। क्लियर है? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच। देखिए भाई, इससे आगे अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में रखे गए हैं? देखिए मैं बताता हूं। हमारे मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। और जो उस समय लिए गए थे वो 7 लिए गए थे, लेकिन वर्तमान के अंदर वो 6 हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? संविधान के भाग 3 में। और इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारत का मैग्ना कार्टा। क्लियर है दोस्तों? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को। इसके बाद हम बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और जिसके अंदर जीत किसकी हुई थी? अकबर की। बात क्लियर है दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 में। इसके बाद बात करेंगे, कह रहा है कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? कंगारू। तो ये क्वेश्चन तो भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। जो क्रिकेट के अंदर कंगारू, ऑस्ट्रेलियाई टीम को क्या कहते हैं? कंगारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को क्या कहते हैं? कंगारू कहते हैं। तो कंगारू कहाँ मिलेंगे हमें? ऑस्ट्रेलिया में। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के वास्तुकार। क्या है? नई दिल्ली के वास्तुकार कौन है? नई दिल्ली के वास्तुकार कौन है? वह नई दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। क्योंकि दिल्ली का इंडिया गेट, उसके डिजाइनर कौन है? एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर कौन है? एडविन लुटियंस। और राष्ट्रपति भवन को जो नक्शा दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? एडविन लुटियंस के द्वारा।
देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास कलेक्ट हो सकते थे जीके के, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो जीके का पोर्शन यहाँ प्रयास एकेडमी हिसार के अंदर जो करवाया गया था, उस पोर्शन में 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में से कितना, 14 क्वेश्चन का स्कोर बच्चों का हुआ है, जो मतलब सिलेबस किया हुआ था उनकी नोटबुक में। ट्रेडमैन के अंदर भी 14 क्वेश्चन और जीडी के अंदर भी 14 क्वेश्चन इन बच्चों के आए हुए थे, जो करवाया गया था। अब आप भी समझ सकते हैं अकबर का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम के अंदर अकेले अकबर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक उसके दरबारी के बारे में और एक उसके युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, अपने सुनहरे भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए आप प्रयास एकेडमी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत। देखिएगा, आज हम मैथ का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, जो 16 तारीख को यानी कि कल आपका एग्जाम था, उसका मैथ का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। मैं अजय वर्मा, डायरेक्टर ऑफ प्रयास एकेडमी, आपके सामने ये मैथ का सॉल्यूशन लेके आए हैं। भाई, इससे पहले आपकी जीके की और साइंस की क्लास हुई थी, उन सर ने आपको बताया होगा कि आर्मी में टोटल जीडी की अगर मैं बात करूं 50 क्वेश्चन आए थे और 50 क्वेश्चन में थे प्रयास एकेडमी के भाई 48 क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए थे। बड़ी खुशी की बात है और हम हर बार ये आप लोगों से वादा करते हैं कि प्रयास एकेडमी 45 प्लस क्वेश्चनों की गारंटी लेती है, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था और अब भी हमारे 48 क्वेश्चन क्लास से मैच थे। तो हम आज उन सभी क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे प्रयास एकेडमी में पढ़े हुए हैं वो बच्चे आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन क्लास में करवाए थे और किस प्रकार से क्वेश्चनों को करवाया जाता था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो टीचर आर्मी को पढ़ा रहा है उसका एक्सपीरियंस बड़े मायने रखता है। कितने साल उसने मेहनत की है, कितने साल से वो आर्मी के बैच निकाल रहा है, इसी अनुभव के साथ हमने बच्चों का सिलेबस करवाया था, और जिस कारण हमारे हर भर्ती में 45 प्लस का हम वादा करते हैं, और इस भर्ती में हमारे 48 क्वेश्चन डिट्टो क्लास से करवाए हुए आए थे। और अब की बार मैथ में 2 टॉपिक नए डाले गए थे। पिछली भर्ती में भी हमने करवाया था और इस भर्ती में भी हमने करवाया था, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी, और दोनों से एक एक क्वेश्चन क्लास से आए थे। वो सीट जो हमने बच्चों को दी थी, उस सीट से डिट्टो क्वेश्चन उठाया गया था, भाई स्टेटमेंट तक भी सेम थी। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे जो आर्मी भर्ती के थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 91 हो जाए। यानी कि सिंपल सा था, हमें 91 91 को 13 से भाग करना है और कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91। तो ये हमारा आंसर आएगा 7 बार जोड़ा जाए तो 91 बन जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका साधारण ब्याज का एक टॉपिक है, और साधारण ब्याज से मैंने क्लास में भी कहा था कि साधारण ब्याज से 100% क्वेश्चन आएगा। चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन नहीं आता, कम आता है, बहुत ना के बराबर चांस है। तो हमारा साधारण ब्याज का क्वेश्चन क्या था कि एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। इसने कहा निश्चित धनराशि, मतलब कोई भी राशि हो सकती है, 1 रुपये हो सकती है, 2 रुपये हो सकती है, 100 रुपये हो सकती है, लाख रुपए हो सकती है। तो हम मानेंगे यहां 100 रुपए की राशि। अब 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि हमसे पूछा गया वार्षिक दर, और आपको पता है कि दर हमेशा प्रतिशत में होती है, और प्रतिशत का बेस क्या होता है बच्चे? 100 होता है। मैंने मान लिया कि 100 रुपए की राशि थी और वो 20 सालों में कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है, मतलब 200 रुपए हो जाती है। अब बच्चे आप बताइएगा 100 रुपए की राशि जब 200 रुपए होगी तो ब्याज कितना बनेगा? तो ब्याज बना बच्चे 100 रुपए, और मैंने आपको बताया था ब्याज की दर क्या होती है। 100 रुपए के ऊपर 1 साल का जो साधारण ब्याज होता है बच्चे, वही ब्याज की दर कहलाता है। यानी कि 100 रुपए ब्याज 20 साल में है तो 1 साल का ब्याज कितना बना बच्चे? 5 रुपए, और 100 रुपए के ऊपर जो 5 रुपए ब्याज है वही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज की दर कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 5% वार्षिक दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया कि पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या का 1/5 बढ़ जाता है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड है, कई अलग अलग हम तरीके कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर सकते हैं। तो यहां देखिए क्या दिया गया कि किसी संख्या का
30% की कोई संख्या था जिसका 30% अगर हम निकाल लें और जैसे हम दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमारा दूसरी संख्या क्या हो जाती है, 1/5 बढ़ जाती है। और यहां हमारे पास ऑप्शन थे और उसमें एक ऑप्शन था 2:3। तो मैं आपको पहला तरीका सिखा रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे करना है। अगर हम ऑप्शन से करें तो देखिएगा हम 2:3 को अपनी तरफ से कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। मैंने एक जीरो दोनों में लगा दी कि रेशो में जीरो लगाने से और हटाने से फर्क नहीं पड़ता, रेशो वो 2 और 3 ही रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, 20 और 30 कर दिया। इसने कहा पहली संख्या का 30% और पहली संख्या मेरी कितनी है, 20 है। अगर मैं इस 20 का 30% 30% निकालता हूं तो बच्चे कितना आता है भाई, 6 आता है। और अगर मैं उसको दूसरी संख्या में जोड़ देता हूं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाती है हमारी, 36 हो जाती है। कहता 1/5 बढ़ जाती है। और अगर मैं 30 का 1/5 निकालता हूं तो 30 का 1/5 भी 6 होता है, यानी कि 6 बढ़ जाती है। तो एक तो ये तरीका था कि हमारा राइट आंसर होगा 2:3। सही है भाई। अब दूसरा तरीका कर सकते थे, इसी का दूसरा तरीका देखिएगा। अगर इसी का दूसरा तरीका आप करें यानी कि बेसिक मेथड करें तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या का 1/5 हो जाता है। वह दूसरी संख्या का क्या हो जाता है, 1/5 हो जाता है। अगर आप मान लें कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y, तो क्या कहता है, पहली संख्या का 30%, इसका 30% निकालते हैं तो 30/100। ये निकाल के अगर आप दूसरी संख्या में जोड़ दें, पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दें तो दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। यानी कि दूसरी संख्या यानी कि y का 1/5 के बराबर है। यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूं कि पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। बस इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 से 0 कट गई। तो यानी कि x × 3/2 बराबर y। अगर इस y को मैं बटे में ले आऊं तो x/y क्या होगा, और ये उस तरफ जाके पलट जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, यानी कि x अनुपात y कितना आ जाएगा बच्चे, 2:3। तो ये आपका दूसरा तरीका होगा जिसको हम बेसिक मेथड बोल सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसका जो क्वेश्चन है बच्चे वो हमारा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर चित आने की संभावना क्या होगी। यानी कि ये वो टॉपिक है जो मैंने बताया था प्रायिकता का पहली बार जो अप्रैल 2021 में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद ये दूसरी भर्ती जहां ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने क्लास में ही बताया था बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने लगभग 3 से 4 बार बच्चों को करवाया था। तो आज क्वेश्चन कहता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम चित आने की संभावना क्या होगी। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे हेड और टेल की बात कर रहा है। यानी कि अगर मैं 2 सिक्के और दोनों सिक्कों को हम अगर उछालते हैं तो कुल संभावनाएं जो होती हैं वो 4 होती है। दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड और टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और फिर दोनों पे टेल आ जाए। अगर हम बात करते हैं तो इसने कहा कम से कम एक पर चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर हम बात करते हैं तो कम से कम एक पर हेड यहां भी है, कम से कम एक पर हेड यहां भी है और कम से कम एक पर हेड यहां भी है। तो कितनी संभावनाएं होती हैं, 4, 3 बटे में कुल संभावना कितनी है, 4। तो प्रायिकता क्या होती है बच्चे, होने की संभावना बटे कुल संभावना। तो होने की संभावना कितनी हुई, 3 हुई और टोटल संभावना कितनी है, 4। तो इसका आंसर आएगा 3/4। अगला एक शब्द दिया गया TROUBLE, ट्रूबल। तो ये क्या कहता है कि शब्द के अक्षरों को कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि ट्रूबल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमें करना क्या होता है, इन शब्दों को गिनना होता है कि कितने अक्षर है। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 7। उसका फैक्टोरियल कर दीजिएगा भाई, और वो फैक्टोरियल ही आपका आंसर होता है। 7 फैक्टोरियल होता है बच्चे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और इन सब की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 5040। आपका राइट आंसर होगा भाई
तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसको हम परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा आसान क्वेश्चन था। और पिछली जो भर्ती थी उसमें एक शब्द दिया गया अराइज, ये पूछा गया था जिसका आंसर होता 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल होता है बच्चे 120, उसका आंसर था। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भैया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो अगला क्वेश्चन कहता है 400 का 25% का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100, और ये कितना हो जाता है बच्चे 100 हो जाता है। तो 400 का 25% कितना आया था 100। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आपसे पूछा गया 15 का स्क्वायर। सबको याद होगा कि 15 का स्क्वायर जो होता है बच्चे 225 होता है, तो इसका आंसर हमारा 225 आएगा। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चे वो हमारा एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम में आपको फॉर्मूला बताया गया था। फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो, और डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट करें तो आपको पता है 1 का स्क्वायर बच्चे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर हम इनको जोड़ दें, देखो 9 और 1 10 होता है, 16 और 4 20 होता है, और अगर इनको जोड़ दें 20 और 10 30 हमारा आंसर आ जाता है। अदरवाइज आपको एक फॉर्मूला बताया गया था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, आप वो फॉर्मूला यूज भी कर सकते थे। क्या था? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और वो था हमारा n+1 2n+1/6। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, और फॉर्मूला लगा के भी इसका आंसर दिया जा सकता था। और यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म कितनी थी भाई 4 गुणा n+1 यानी कि 5, 2n यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9/6। अगर हम इसको 3 पे कट करें 2 आता है, और इसको 3 पे कट करें तो 3 आता है, और 2 पे कट करें तो 2 आता है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो भी आंसर हमारा 30 आता है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका अक्षेत्रफल, यानी कि आपका एक टॉपिक होता है क्षेत्रमिति, जिसमें दोनों टॉपिक आते हैं 2D और 3D। और मैंने आपको बताया था 2D और 3D मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और हमसे यहाँ लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं 2D की। हमारा क्वेश्चन क्या है? आयत की लंबाई 50 और चौड़ाई 40 है। अब आपको पता है सभी को, ये हमारी जो आकृति होती है इसको हम आयत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। ये हमारी लेंथ है, लंबाई है 50 और ये चौड़ाई है 40। और अक्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2000 वर्ग मीटर है तो मीटर आ जाएगा, और अगर ये सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर और लंब 4 सेंटीमीटर है, कर्ण ज्ञात करें। और मैंने बताया था समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यानी कि एक भुजा 3 दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी बच्चे 5 होगी। और ये मैंने बताया था बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट था। और ट्रिपलेट क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात को हम ट्रिपलेट कहते हैं। यानी कि ये एक हमारी समकोण त्रिभुज है जिसका आधार हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया और लंब हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया। हमें कर्ण की बात कर रहा है, तो आपको याद होना चाहिए 3 4 5, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद नहीं थे उसको पाइथागोरस लगानी थी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। और आधार के वर्ग की बात करा तो 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, प्लस 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, बराबर कर्ण का वर्ग। और बोथ साइड अगर हम अंडर रूट कर दें तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है बच्चे 5 हो जाता है। तो 25 का वर्गमूल आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम से भी उसका आप आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगला भी देखिएगा 2D से ही है, यानी कि 2D का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां आपको 3 क्वेश्चन जो है वो 2D से दिए गए। और अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, आयत से सटा हुआ। सटा हुआ का मतलब आयत से चिपका हुआ है, यानी कि आयत के बिल्कुल टच नहीं, यानी कि हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक है। और एक आयत से वो बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब बिल्कुल उसके चिपका हुआ है, लगभग ये आयत हमने बना लिया, दोनों को मिला दिया।
ये कहा कि वर्ग की भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर, सारी भुजा 6 है। फिर उसने कहा कि आयत की एक भुजा वर्ग की दुगुनी है, यानी कि एक भुजा वर्ग की दुगुनी है तो ये कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, और एक भुजा 3 गुणी है, ये कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। दोनों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें। आपसे पूछा गया दोनों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करें। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आप इन दोनों की अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है 216 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आता है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर था भाई, तो इसका आंसर आएगा 252। इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, कई बच्चों ने आयत का क्षेत्रफल निकाल के दे दिया था जिसका आंसर 216 था, तो वो थोड़ा सा गलत है भाई। हमें इसका आंसर जो था वो आएगा हमारा 252 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया वो दिया गया घातांक एवं करने से, और मैंने आपको लास्ट दिन बताया था कि घातांक करने का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक को रिवाइज करके जाएं। तो ये बड़ा सिंपल सा था कि पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर की आपस में गुणा हो जाती है। और अगर हम इसको सोल्व करें 21 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कट जाएगा, और 21 की पावर 1 यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? 21 हमारा राइट आंसर था भाई। अगला टॉपिक औसत से था, और ये क्वेश्चन भी क्लास में करवाया गया क्वेश्चन है भाई। क्लास में कई बार क्वेश्चन हुए और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि उसमें वृद्धि हो जाती है। इसने कहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 20 वर्ष वृद्धि हो जाती है। 20 नहीं, आप 2 आएगा भाई, गलती से लिख दिया, 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है। ये 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है यदि उसमें से 20 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए और उसकी जगह नया व्यक्ति बैठा दिया जाए या नया व्यक्ति एंटर कर दिया जाए, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या होगी? बड़ा सिंपल सा था कि जब एक ग्रुप में 8 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति को निकाल दिया गया। अब उसमें से जब आप एक व्यक्ति को निकाल देंगे तो क्या होगा कि औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। और आपको पता होगा औसत बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी और घटेगी तो सबकी घटेगी। इसने कहा औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि एक व्यक्ति की आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। व्यक्ति कितने हैं भाई? 8 दूनी 16 वर्ष उम्र बढ़ जाती है। ये उम्र कब बढ़ती है भाई? जब एक व्यक्ति को हमने ग्रुप से निकाल दिया और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया तो उम्र 16 बढ़ गई। अब निकाला कितना था? 20 साल का था, अब दूसरा आया तो 16 बढ़ गई, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति आया था वो 16 वर्ष बड़ा आया था, तो 16 जोड़ देंगे तो 20 + 16 यानी कि आने वाले व्यक्ति की जो उम्र थी वो 36 वर्ष थे भाई। सही है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन कि कक्षा में 1320 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या 45% है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि आपसे संख्या पूछ रहा है। तो अब आपको पता है कि 1320 टोटल विद्यार्थी हैं, टोटल जो है वो 1320 है, और जिसमें से जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, वो 45% है। इसका मतलब लड़कियां कितनी होंगी? 55% होगी। और 1320 का अगर आप 55% निकाल दोगे तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर हम इसको 0 से 0 कट कर दें, 5 पे काटेंगे 2, 5 पे काटेंगे 11, 2 पे काटेंगे 2 छिक्का 12 होता है, और फिर 2 छिक्का 12 होता है, 11 छिक 66 होता है। हासिल बच गई 6, 11 छिक 66 और 6 हमारा 72 होता है, यानी कि 726 इसका राइट आंसर था भाई। तो जो लड़कियों की संख्या थी वो 726 थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक औरत 2 किलोग्राम आटा 35 रुपए प्रति किलो, 2 किलोग्राम चावल 40 रुपए प्रति किलो, 2 किलोग्राम तेल 30 रुपए प्रति किलो लेके आती है, तो कुल खर्च ज्ञात करें। तो ये बड़ा सिंपल था, कैलकुलेट यानी कि जोड़ ही करना था कि 1 किलो आटा 35 रुपए का आता है, उसने 2 किलो आटा लिया, यानी कि 70 रुपए का खर्चा कर दिया। किसके ऊपर? आटा के ऊपर। फिर उसने चावल लिए, वो भी 2 किलो लिए, और चावल जो थे वो 40 रुपए प्रति किलो थे, तो 2 किलो चावल लेगी तो खर्चा कितना होगा भाई? 80 रुपए। और फिर उसने 2 किलो तेल लिया, और तेल जो था वो कितना था? 30 रुपए प्रति किलो था, यानी कि 60 रुपए का उसने तेल ले लिया, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 210 रुपए का उसने टोटल खर्च कर दिया।
तो ये थे बच्चे मैथ के क्वेश्चन, सारे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आ जाते हैं। तो वो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं कि बड़े आसान क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए थे, और वो क्वेश्चन क्या थे हम अब डिस्कस करते हैं। तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं भाई, त्रिकोणमिति का संबंध, त्रिकोणमिति का संबंध त्रिकोण से है, यानी कि ट्रायंगल से है। तो उसी तरह अक्षेत्रमिति का संबंध किससे होगा? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अक्षेत्रमिति का संबंध किससे होता है भाई? अक्षेत्रफल से होता है। तो रीजनिंग का ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था। और अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो बड़ा आसान दिया गया था। यहां कहता है यदि a का मतलब प्लस हो, b का मतलब माइनस हो, c का मतलब गुणा और d का मतलब भाग हो, तो आंसर दीजिएगा कि 16a। यहां लिख लेते हैं कि 16a, 16a, 14c, फिर हमें दिया गया 6d, 3b6। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो 16a क्या होता है? a का मतलब प्लस है, यानी कि 16 + 14, और c का मतलब यहां गुणा है तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा, और d का मतलब भाग है, यहां 3 आ जाएगा, और b का मतलब माइनस है तो यहां माइनस का 6 आ जाएगा। अब आपको पता है यहां बोर्ड मास का रोल लगेगा, और बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले हमें भाग करनी होती है, डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। अगर मैं 6 को 3 से भाग करता हूं तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। फिर बोर्ड मास कहता है कि भाग के बाद गुणा, और 14 दूनी 28, यानी कि 16 + 28 माइनस का 6। अगर आप इसको जोड़ते हो तो 6 किसमें? 16 में से 6 गया, 10 बचेगा, 10 और 28 हमारा कितना हो जाता है? तो इसका जो आंसर था वो 38 राइट आंसर था। तो रीजनिंग का ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आप रीजनिंग भी समझ सकते हो और इसको मैथ भी समझ सकते थे, क्योंकि यहाँ बोर्ड रूल का जो है, बोर्ड मास का रूल काम करता है। और रीजनिंग का तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अल्फाबेट यानी कि सीरीज से था, अल्फाबेट से था। तो हमसे क्वेश्चन क्या दिया गया? B C F G, रेशो दिया गया H I L M, फिर डबल रेशो दिया गया N O R, और ये Q है भाई। और हमसे पूछा गया नेक्स्ट क्या होगा, यहां क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो बच्चे आपको क्या करना था? सबसे पहले नंबरिंग डालनी होती है। नंबरिंग अगर आप डाल लेते हो तो गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो जो बच्चे काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, जिनकी पकड़ अच्छी है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। बट जो बच्चे एवरेज है वो नंबर जरूर डालें भाई। बी जो है वो 2 नंबर पे आता है, सी 3 पे आता है, F 6 आता है, G 7 पे आता है। ये 8 आया, ये 9 है, ये L 12 है, और ये 13 है। अब आप एक बात समझिएगा कि यहां देखिएगा 2 से 8 बना यानी कि प्लस का 6, 3 से 9 बना यानी कि प्लस का 6, 6 से 12 बना यानी कि प्लस का 6, और 7 से 13 बना यानी कि प्लस का 6। तो सारे नंबर 6 प्लस हो रहे, तो हम भी यहां प्लस करते जाएंगे। नंबर लिखिएगा। n कितने पे आता है? n आता है 14 पे। तो 14 में 6 करेंगे 20, और 20 पे क्या आएगा बच्चे? हमारा t आ जाता है। तो पहला आएगा t। o कितने पे आता है? 15, और 15 पे 15 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 21, और 21 पे क्या आता है बच्चे? हमारा u आ जाता है। और उसके बाद आता है r, और r आता है हमारा 18, और 18 में 6 करेंगे 24, और 24 पे बच्चे हमारा क्या आ जाता है? x आता है। और ये क्या है हमारा? 17, 17 में हम 6 प्लस करते हैं तो 23 आता है। 23 पे क्या आ जाता है बच्चे? w आ जाता है। तो आंसर होगा TUXW, जिसका ऑप्शन नंबर हमें यहाँ 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया था। और अगला क्वेश्चन कहता है एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद विलुप्त है, यानी कि दिया नहीं है, तो सही का चयन कीजिए। और ये भी हमारा अल्फाबेट सीरीज से था। हम यहां कर लेते हैं NPX, फिर कोमा दिया गया LQW, फिर JRV, और अगला हमें बताना था। और यहां भी देखिएगा नंबर डालते। n कितने पे आता है? 14 पे आता है। P कितने पे आता है? 16 पे आता है। और ये कितने पे आता है? 24 पे आता है। ठीक है। उसी तरह हम यहां भी नंबर डालना शुरू कर देते हैं, और यहां नंबर डालें तो कितना आएगा? 12, 17, 23। J कितने पे आता है भाई? J आता है 10 पे, 18, और V कितने पे आता है? ये U आ जाता है 21 पे। V है या U है? V है, सॉरी भैया, V है, और V है जो 22 पे आता है। ठीक है। तो अब यहां देखिएगा 12 से
14 से 12 यानी कि माइनस का 2, माइनस का 2, और यहां भी अगर हम माइनस का 2 करते हैं तो क्या आ जाता है 8 आ जाता है, और 8 पे क्या बनता है h बनता है। और यहां देखिएगा 16 से 17 यानी कि प्लस का 1, 17 से 18 प्लस का 1, और 18 से 19 यानी कि प्लस का 1, और 19 पे क्या आता है s आता है। और यहां बच्चे क्या है 24, 24 से 23 यानी कि माइनस का 1, 23 से 22 माइनस का और 1, माइनस का 1 यानी कि 21, और 21 पे क्या आता है बच्चे u आ जाता है। तो एस यू आपका राइट आंसर होगा भाई। और लास्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें, और ये शब्द हमें जो दिया गया वो 4 ऑप्शन दिए गए। तो पहला ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया था जीभ इज इक्वल टू दिया गया स्वाद। ऑप्शन नंबर बी दिया गया बच्चे सुगंध, सूंघना जो नाक का काम होता है। सी दिया गया देखना जो आंख का काम होता है, और इसी तरह डी सुनना। तो इस सुनने का काम किसका होता है भाई, सुनने का काम जो होता है वो कान का होता है। तो आपको ये बताना था इसमें से भिन्न कौन सा। आप देखिएगा सुनना कान, देखना आंख, सूंघना नाक, तो यहां स्वाद का जो काम है वो किसका जीभ का, यानी कि ये उल्टा दे रखा था। तो इसका होना क्या चाहिए था स्वाद इज इक्वल टू जीभ होना चाहिए, बट ये उल्टा दिया गया तो ये भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से कि ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा, और कलरक का सॉल्यूशन भी हम आपके सामने जल्द ही लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी बच्चों से निवेदन करता हूं जो बच्चे देख रहे हैं अपने आंसर को मैच करें, और अपने सारे आंसर मैच करने के बाद फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप प्रयास एकेडमी के ऑफिस में आके विजिट करें, और एक बार जो भी डाउट आपको लगे आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। छोटा गेल्या बिना गिड्डी आले लोटा गेल्या बनी को न्या लिया सुन किसे का एहसान कदे गेड़ा मार पाबड़ा किनाला नखरो भूल जागी तेरा अंबाला नखरो काला नखरो दिल 1% भी नहीं खुद ने न कम कहंदे खुद ने लिसेंड भी नहीं बोल काम करे मारे असले पटासा यार यार सदा बाहर को न्या मिंडक तमाशा याले टोले रे गंडाशा आले थोट को नी मन में बालक किसाना के खोट को नी मन में हरियाण भी हाथ ब्या को नहीं कर दे आना जाना हानि और लाभ का गेल्या मेरे रहे जाओ दादे घेड़े गिराओ सिर पैर हाथ गैदी साहब का ओ माँ बैठी चूल्हे पर रोंदी देखी है छोटी बेबे भूखी मने सोंदी देखी है लागे पंताले धोखा देगे मेरे साले कच्ची कड़ियां की छात मने चौंदी देखी है। हौसले जुलानी हले जाट वर्गे दब देना छोरे नीले 60 वर्गे एक बारी सुने बंदा हो जा अमली बोल मेरे सुल्फे की लाट वर्गे संस्कारा आले खेत मने जोते नखरो मारे खतरा की नदियां में गोते नखरो पाड़ के जो लाया थारे दिल्ली के कुआड़ उस दाता महाराज के यहाँ पोते नखरो पीसे देख गाना पे कमेंट नहीं कराए कदे चालो या ना चालो दोष लक पैनी लाए कदे बिना गाड़ी करे रोडवेज में सफर पर नए नए बाल गागे पीसे को नहीं खाए कदे टैग कलाकारी आले लागे नखरो नई नई थीम लेके आगे नखरो अंबरा में थिंक सीधे राम गेल्या लिंक देख के पी बिंटू मेहनता ते छागे नखरो 12वीं है पास छोरे आर्मी की तैयारी आले खेता के है किंग कोन्या जॉब सरकारी आले बाबे की दया ते पूरी ओके है रिपोर्ट शो से बाजी को नहीं करी रुतबे सटारी आले आंदी जांदी गोरियां ते दिए ना गुलाब कदे नशा कामयाबी आला पींदे नी शराब कदे दाब कदे देई कोन्या बन के करीबी मने बाबू गेल्या खेती करी देखी है गरीबी मने गुणिया हूँ लाता गेल्या काली काली राता गेल्या खेलिया हूँ कबड्डी कोन्या खेलिया जज्बाता गेल्या लड़के मुसीबता ते जीते हैं मैदान लिखा नी भविष्य कच्ची शाही की दवाता गेल्या शौक भी है पूरे करे खुद की कमाई गेल आंकड़ा यो
36 ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੜਾਈ ਗੇਲ ਆਸ਼ਕੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੀ ਨਾ ਤੇ ਕਰਿਆ ਨੀ ਫਰੋੜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਗੀ ਜਾਈ ਗੇਲ ਜਗਾ ਜਗਾ ਯਾਰੀ ਮਨੇ ਲਾਈ ਨਾ ਕਦੇ ਪੀਠ ਪਾਛੇ ਕਰੀ ਰਹਿ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕਹਿਨ ਚਾਦਰ ਪਸਾਰੇ ਪੈਰ ਸੇ ਕਰੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਈ ਕਦੇ सॉरी दो दस पुत तेरा हैड डाउन कास तो चंगा भला हसदा सी मौन कास तो आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास तो कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने कुछ तैनूं फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने कुछ कन्याए इत्थे भुखे फेमदे नाम लैके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी ऐ दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी ऐ नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी अज कई विचौण सभ्याचार जुट के जना खना दिंदा ए विचार उठ के इंज लगे रब जिवें हथ खड़े कर गया पढ़ा जदों सुबह अखबार उठ के चुप रहे पुत्तरा नी भेद खोली दे लीडर ने इत्थे हकदार गोली दे ओ जिन्ना दे जवाकां दे ना जाउण ते सटीविया राखे बने फिरदे ओ मां बोली दे ओ झूठ मैनूं इत्थों दे फैक्ट ये भी ने चोर बंदे उरों दे समाज सेवी ने सच वाला बाणा पा जो लोग लुटते सजा इन्हां नूं भी छेती मेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी